हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। एनटीएससी के लिए कुछ नाइन्थ के टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसी ट्रम में हम लेके आ रहे हैं ग्रेविटेशन। आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं और अब ग्रेविटेशन के आपको रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप एनटीएससी में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। देखिए, सबसे पहले केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ये हमारा टॉपिक है। केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 लॉ दिए थे, जिसके बाद में न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाद में आता है, केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन पहले आते हैं, इसलिए हम पहले इसको स्टडी कर रहे हैं। इसने 3 लॉ दिए हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इसको हम नाम भी देते हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या है? ईच ऑर्बिट ईच प्लैनेट revolves around the sun in elliptic orbit and sun is situated at one of its foci। आपके लिए ये वर्ड भी नया है, elliptic orbit, ये वर्ड भी नए हैं क्योंकि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी। देखिए, जब आप +1 में आते हैं तो मैथ्स में कुछ शेप्स आती हैं, जैसे ये सर्किल है, ये आप जानते हैं, ट्रायंगल आप जानते हैं, रेक्टेंगल जानते हैं। एक शेप कुछ इस तरह की होती है, ओवल टाइप की। इसमें एक पॉइंट ये 2 फोकस होते हैं। ये शेप इलिप्टिकल शेप कहलाती है, इलिप्स कहलाती है। तो कहा क्या गया है कि हर एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और सन जो है वो किसी एक फोकस पे, या तो यहां सिचुएटेड मान लो और प्लैनेट जो है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, या इस वाले पे मान लो और प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये फर्स्ट लॉ है। ईच planet revolves around sun in elliptic orbit and sun is situated at one of its foci। foci जो है वो फोकस का प्लूरल नंबर है। 2 फोकस हैं, उन 2 में से किसी एक फोकस पे सन सिचुएटेड रहेगा। अब जब इलिप्टिक ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो एक टाइम पे वो सबसे पास होगा सन के, और फिर जाके एक टाइम पे सबसे दूर होगा। तो सबसे दूर वाले पॉइंट को मैंने ए से शो किया है। ए इज एफेलियन या एपोएप्सिस। इस फारदेस्ट पोजीशन को एफेलियन या एपोएप्सिस बोलते हैं। और जब वो सन के बिल्कुल क्लोज होगा तो उस पोजीशन को मैंने पी से शो किया है, दैट इज पेरीहेलियन और पेरीएप्सिस। तो जो सन से ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट? पेरीहेलियन या पेरीएप्सिस। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एफेलियन या एपीएफसी। या फिर अगर मैं सन को ऐसे शो करता हूं तो आप इसको एस ए और एस पी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ एरियाज। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट फ्रॉम द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये सन है, ये मान लिया कोई प्लैनेट है, प्लैनेट से सन को मिलाने वाली लाइन ये है। अब मान लिया अभी इसकी पोजीशन है x, 1 महीने बाद इसकी पोजीशन ये हो जाती है y। तो 1 महीने में इस लाइन ने कितना एरिया स्वैप किया? ये एरिया 1 मंथ। ऐसे ही मान लिया किसी और टाइम पे इसकी पोजीशन ये p है, ये q है। किसी टाइम पे P है, 1 महीने बाद Q हो जाती है, तो ये एरिया कवर किया गया। तो जो सन से प्लैनेट को मिलाने वाली लाइन है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करेगी। यानी कि जैसे 1 महीने में ये एरिया स्वैप किया गया था, सपोज ये S है, एरिया हो गया S X Y और इसका एरिया हो गया S P Q। तो एरिया ऑफ S X Y इज इक्वल टू एरिया ऑफ S P Q। ये मतलब है इसका। इसके हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लैनेट है उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, ये मतलब है इस बात का। थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स। The square of time period of a planet around the sun is proportional to the third power of its average distance from the sun। क्या मतलब हुआ? जैसे
ये सन, ये कोई प्लैनेट, इसको एक्स मान लेते हैं, ये एक चक्कर पूरा जितने टाइम में करता है उसको टाइम पीरियड टी बोलते हैं। मान लिया इससे, अब देखिए यहाँ डिस्टेंस कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो जब भी इसकी पोजीशन होगी प्लैनेट की अलग अलग, तो उसके सन से डिस्टेंस अलग अलग होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज डिस्टेंस मान लेते हैं आर, ठीक है, टी टाइम पीरियड हो गया, आर इसका एवरेज डिस्टेंस हो गया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड यानी कि टी का स्क्वायर जो है इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, जहां के क्या होगा, कांस्टेंट। ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं इसके न्यूमेरिकल का। केपलर के थर्ड लॉ को लेके ये न्यूमेरिकल है। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डबल ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दैट प्लैनेट अराउंड सन। यानी कि एक प्लैनेट का सन से जो एवरेज डिस्टेंस है वो अर्थ से सन के डिस्टेंस का डबल है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड 365 डेज में अपना रिवॉल्यूशन पूरा करती है, तो वो प्लैनेट कितने टाइम में करेगा। हमें पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो यानी कि T1 स्क्वायर इज इक्वल टू KR1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू KR2 स्क्वायर। ये मैंने दो इक्वेशन दो प्लैनेट्स के लिए ली। ये आपका अर्थ मान लेते हैं, ये वो प्लैनेट जिसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाता है T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर इज इक्वल टू KR2 क्यूब, यहां क्यूब आएगा, KR2 क्यूब बाय KR1 क्यूब, कैंसिल। तो यहां से T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर इंटू R2 क्यूब बाय R1 क्यूब। अब क्या गिवन है, जो R2 है वो 2R1 है, ये वैल्यू रख देते हैं यहां पे। तो T2 स्क्वायर हो जाता है T1 स्क्वायर इंटू 2R1 क्यूब बाय R1 क्यूब, ये आ जाएगा 8T1 स्क्वायर। तो T2 क्या हो जाएगा 2√2 इंटू T1 को हम 1 ईयर करें तो T2 आ जाएगा 2√2 ईयर्स। तो T2 इज इक्वल टू 2√2 ईयर्स, या फिर T2 इज इक्वल टू 2√2 इंटू 365 डेज। तो इतना समय लगेगा उस प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। आज के लिए इतना ही, इसे आगे के टॉपिक हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। आप लोग एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। थैंक यू। बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, क्योंकि मेरे ये नोटिस में आया है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस देखते हैं, उससे उनको कंसेप्ट की उतनी क्लैरिटी नहीं होती जितनी कंपटीशन के लिए चाहिए होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।